क्या 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 हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? कहाँ पर थे? सर टाइप्स ऑफ एग बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ। तो योग जब कम था तो माइक्रोलेसिथल बोले, एक थोड़ा बढ़ा, मेसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एक्स वेयर टिलोलेसिथल आल्सो। क्योंकि योग बढ़ गया तो योग नीचे सेटल डाउन हुआ, तो जब योग नीचे बैठा, ज्यादा योग हुआ तो नीचे बैठा, तो टिलोलेसिथल एग भी बोले। योग जब कम था तो माइक्रोलेसिथल था, तो उसमें योग जो है होमोजीनियसली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे फ्रॉग का अंडा। अब जब टिलोलेसिथल एग हुआ तो ये पोजीशन के आधार पर हुआ, जब नीचे गया योग तो एक पोलैरिटी जनरेट हुआ, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल हो जाता है फिर। ठीक है, तो ओके, बाद में मैमल्स में अलग फिर उसको हटा दिया गया, लेकिन पहले वही हुआ था। इस एनक्लोजर कंपार्टमेंट दैट बात ओके डेवलप ऑनलाइन एंड प्राइवेट मोड, ये सब हो गया। अब देखिए आप, in contrast to cell less eggs of amphibian, amniotic eggs of most reptiles, म्यूट करो, नहीं म्यूट करते हो तुम लोग, सर म्यूटेड। एंड सम मैमल्स ए सेल होती, अच्छा हम इसलिए पढ़ा रहे थे, सेल का चर्चा आया तब हम यहाँ बैक में गए, वही हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ फिर कैसे पहुंचे। तो सेल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? यूटेराइन पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन तभी हो जाता है जब ये इनफंडिबुलर पॉकेट में गिरता है ओव्यूलेशन के बाद। ओविडक्ट के सबसे एंटीरियर पोस्ट में इनफंडिबुलर पॉकेट है, वहां ये फॉल किया, वो उसमें गिरा, उसी समय फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस समय फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? मेल एंड फीमेल बर्ड्स कॉपुलेट, पहले से ही एडवांस में कॉपुलेट कर लेते हैं वो, और फीमेल जो है मेल के स्पर्म को कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है। मुर्गी भी यही करती है, स्टोर कर लेती है, और जैसे इनफंडिबुलर पॉकेट में गिरा, ओविडक्ट के इनफंडिबुलर पॉकेट में ओवरी से गिरा, ओव्यूलेशन के बाद एग विथ द योक, दैट टाइम ओनली आपका जो स्पर्म स्टोर्ड है वही वहीं पर एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट में वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और तो स्पर्म इजीली क्रॉसेस द वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद फर्टिलाइज हो जाता है। यहाँ पर वाइटलाइन प्लाज्मा मत सोचना, ये हम फिगर का साथ। तो जब वो फर्टिलाइज हो गया उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसके बाद फिर चारों तरह के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद फिर एल्बुमिन बनता है अंडा के, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन बनता है, फिर उसके बाद कैलकेरियस सेल बनता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका पहले ही, जब इनफंडिबुलर पॉकेट में गिरा तभी। एम आई क्लियर? यस सर। देखो हाँ लिखा हुआ है, सेल ऑफ बर्ड एग्स आर कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड इनफ्लेक्सिबल, व्हाइल एग सेल्स ऑफ मेनी अदर रेप्टाइल्स आर लीदरी एंड फ्लेक्सिबल। जैसे सांप का अंडा, सांप का अंडा उतना कठोर नहीं होता, थोड़ा लचीला होता है। किसका माइक है, क्यों नहीं ऑन ऑफ रखते भैया? पूजा कुमारी, जब बोलो तभी ऑन रखो, हम बोलने से मना नहीं कर रहे हैं, और बार बार कहते हैं पूछो पूछो कुछ पूछो, लेकिन आप लोग सिर्फ कथा सुनते हो, पूछते तो हो नहीं खाली। तो कथा सुनने का दो मतलब होता है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। एंड सम मैमल्स, क्योंकि से कुछ समझोगे तो जरूर सवाल उठेंगे मन में, ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल उठे ही ना, क्योंकि बहुत सारा गैप हम छोड़ रहे हैं, बहुत सारा सवाल उठ सकता है। ओके, and some mammals have cell. The cells of bird eggs are calcareous, made of calcium carbonate, inflexible. Egg cells of the reptiles, some other reptiles जैसे सांप का अंडा लिदरी होता है, flexible. Either kind of cell significantly slows down dehydration of the egg in air and adaptation that help. egg का dehydration रुक गया, बाहर calcareous है तो ओके लेकिन कहोगे कि सर calcareous सेल है तो वो तो पोरस है, तो पोरस है तो हवा तो अंदर बाहर जा ही रहा है, तो तब क्यों नहीं सूख रहा है?
ठीक है ना, बहुत चालाक है अंडा, ऐसा थोड़ा है कि एक ही स्ट्रेटेजी लगाया हुआ है। बाहर तो कैलकेरियस पोरस सेल है, उसके नीचे क्या रहता है, एक झिल्ली जैसी परत रहती है, सेल मेम्ब्रेन। दैट सेल मेम्ब्रेन Yes, इज sir. नॉट पोरस, नो। ओके, तो इसलिए तो इस अंडा जो है सूखने से बच गया। अब फ्रॉग का अंडा को अगर हवा में छोड़ दें, पानी में नहीं रहेगा तो तुरंत ड्राई हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा और एग्स विल डाई। ओके, फ्रॉग का अंडा पानी में ही रहेगा तो वो फर्टिलाइज करेगा, एयर में ड्राई होकर के नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये इवोल्यूशन हुआ। And adaptation helped the amniotes to occupy wider range of terrestrial habitats than amphibians. They are closest living relatives. Closest living relative है। जैसे सीड हो गया प्लांट के लिए, उसी तरह यहाँ पर एमनियोटिक अंडा हो गया एनिमल किंगडम के लिए वरदान। सीड हो गया वरदान, तो क्या हो गया, सीड आने के बाद एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट होने लग गया। ओके, जिम्नोस्पर्म्स वेयर सीड विदाउट फ्रूट, यहाँ क्या हो गया, सीड विथ फ्रूट, जिम्नो एंजियोस्पर्म। तो एनिमल किंगडम में क्या हुआ, एमनियोटिक एग। अब जाके मैमल का डेवलपमेंट होगा। मोस्ट मैमल्स हैव डिस्पेंस्ड विद द एग सेल्फ ओवर द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। और मैमल्स जो है फिर अपना ये जो कैलकेरियस सेल हो उसको छोड़ दिया, डिस्पेंस कर दिया। कुछ एनिमल्स वो वाले लिनिएज साइनेप्सिड वाले, and over the course of their evolution and the embryo avoids desiccation by developing within the amnion inside the mother's body. प्लासेंटा का उसमें प्लासेंटल डेवलपमेंट की तरफ वो एनिमल का विकास हो। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं। अच्छा, बर्ड्स जो है वो है एंडोथर्मिक और ये सारे रेप्टाइल्स जो है एक्टोथर्मिक है। कभी आएगा कहीं तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको, एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक। तो amniotes, now amniotes have acquired other key adaptations to life on land. For example, amniotes use their rib cage to ventilate their lungs. क्या क्या amniotes लाया अपने पास, एक rib cage लाया। ओके, rib cage आने से क्या हुआ, लंग जो है एक्सपेंड करेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। लंग को रिब केज होगा तो लंग भी बड़ा होगा। कोई बच्चा डरपोक बच्चा को अगर एक रूम में रख दो और तो उसका डर खत्म हो गया, रूम के बाहर कोई नहीं है तो उस रूम के अंदर खूब बदमाशी करेगा। और जैसे ही रूम के बाहर उसको कुछ दिख गया, कुत्ता बिलाई जिससे वो डरता है, तुरंत सब बदमाशी छोड़ देगा। तो उसी तरह जैसे रिब केज आया, लंग जो है फड़फड़ा के, इतना मेरा एरिया है, इतना मेरा इलाका है, क्योंकि लंग जो है वो क्या है, एल्वियोलाई है, सैक है, बैलून टाइप का है। तो उसको एक पिंजरा मिल गया तो अंदर में बैलून अब सेफ रहेगा, वो उतना एरिया को ऑक्युपाई कर गया। लंग जो है अब ज्यादा डेवलप हुआ। ओके, तो रेप्टिलिया का लंग रिब केज आने के बाद एम्फीबिया से ज्यादा डेवलप हो गया। दिस मेथड वाज मोर इफिशिएंट देन थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन। तो रिब केज से जो वेंटिलेशन हो रहा था, रिब केज विद द हेल्प ऑफ द डायफ्राम और रिब केज के हेल्प से जो आपका वेंटिलेशन हो रहा था वो ज्यादा सही था, क्योंकि मेढक जो है वो क्या कर रहा था, थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन कर रहा था। देखोगे मेढक को, उसका नीचे वाला जो क्या बोलते हैं, चीन बोलते हैं, ठुड्डी नीचे व्हाइट कलर का जो रहेगा फ्रॉक का, देखोगे टप 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 करते रहेगा हमेशा उसका, है ना, देखे हो मेढक का। तो वो क्या कर रहा है, थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन हो रहा है। मेढक का देखे हो नीचे यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहता है यहाँ। Yes, sir. तो वो Yes, sir. थ्रोट बेड वेंटिलेशन हो रहा है। हम लोग का छाती ऊपर नीचे होता है, उसका यहाँ पर चीन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, विच एम्फीबियंस यूज सप्लीमेंट टू ब्रीदिंग थ्रू द स्किन, मतलब ये थ्रोट बेस्ड के ये सप्लीमेंट करता है स्किन बेस्ड वेंटिलेशन को एम्फीबिया में। द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ रिब केज वेंटिलेशन मे हैव अलाउड द एमनियोट्स टू अबैंडन ब्रीदिंग थ्रू देयर स्किन and develop less permeable skin, thereby conserving water. तो इससे दूसरा फायदा एक ये भी मिला कि रिब केज की आने की वजह से लंग का विकास हो गया, तो जिससे अब डिपेंडेंसी ऑन द अदर मोड्स ऑफ द रेस्पिरेशन, जैसे थ्रोट बेस्ड वेंटिलेशन जो फ्रॉग कर रहा था, इन कॉम्बिनेशन विद द स्किन बेस्ड गैसियस एक्सचेंज, उस दोनों पर डिपेंडेंसी कम हो गई।
तो जब स्किन पर डिपेंडेंसी कम हो गया तो अब स्किन जो है इम्परमिएबल हो सकता है। उसके पहले तक स्किन जो है इम्परमिएबल होने का उसका औकात नहीं था। अगर इम्परमिएबल हो जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा एनिमल, गैसियस एक्सचेंज कैसे हो जाएगा। फ्रॉग का स्किन इज परमिएबल। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो है स्किन जो है अब इम्परमिएबल हुआ। हालांकि स्केल्स जो थे मछलियों में भी थे, लेकिन स्केल्स जो है इम्परमिएबल स्केल फर्स्ट टाइम जो है अब रेप्टिलिया में आया। ये वाले जो स्केल्स थे उस स्केल्स के अंदर किरेटिन नाम का प्रोटीन था, किरेटिनाइज्ड स्केल्स थे। ओके, एंड द किरेटिनाइज्ड स्केल्स आर इम्परवियस टू वाटर। तो अब वाटर बचने लगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल को वाटर बचाना भी है क्योंकि पानी में तो रह नहीं रहा है। और केरेटिनाइज स्केल आने से उसको बॉडी में एक एडवांटेज, एक्सोस्केलेटन बड़े बड़े प्लेट की जरूरत नहीं पड़े, छोटा छोटा केरेटिनाइज स्केल है ताकि बॉडी मूव भी कर सके आराम से। एंड केरेटिनाइजेशन होने की वजह से वो काफी मजबूत भी है और पानी भी नहीं घुस सकता है उसके अंदर। तो बढ़िया बात है उसके लिए। तो ये आ गया, उसको फायदा मिल गया, स्किन से डिपेंडेंसी घट गया। जैसे ही गैसियस एक्सचेंज का स्किन जो है मॉडिफाई होकर के स्केल बना लिया, अपना क्रेटनाइज कर लिया। ओके, अब ये और उससे वाटर कंजर्वेशन भी हो गया उसका और बाहर उसको प्रोटेक्शन भी मिल गया स्केल से। ओके, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस सर। बोर तो नहीं हो गए होगे? तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बोर हो गए? नो सर। नहीं हुए? आधा घंटा और पढ़ लें क्योंकि मेरे पास आधा यस घंटा सर। और समय है, मैं पढ़ा सकता हूँ। आधा घंटा पढ़ लें, आधा घंटा और। या बोर हो गए हो तो नेक्स्ट क्लास करें, जैसा कहोगे। सर पढ़ा दीजिए। पढ़ा दीजिए सर। वेरी नाइस, आई लाइक दिस आंसर। अब देखिए अर्ली एमनियोट्स, ये सब आपको हम समझा ही चुके हैं मोटा मोटी। द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ लिविंग एम्फीबियंस एंड एमनियोट्स likely lived about 350 million years ago. No fossil of amniotic eggs have been found from that time. क्यों नहीं मिलता है? एग का फॉसिल मिलना कितना मुश्किल है। एग बचेगा, अंडा बचेगा इतना मिलियन लाखों साल तक? तो इसलिए हमको इसका फॉसिल नहीं मिलता है। इसलिए यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। तो क्योंकि अंडा का कोई फॉसिल नहीं मिलता है। नो फॉसिल ऑफ एमनियोटिक एग हैव बीन फाउंड फ्रॉम दैट टाइम, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग। 350 मिलियन ईयर्स एगो कौन सा पीरियड था बताइए तो, देख करके बताइए। साइलेडियन पीरियड। साइलूरियन पीरियड था, ठीक है। फर्स्ट रेप्टाइल साइलूरियन में ही आया था, हम बताए ही हैं उसी समय ये। तो साइलूरियन पीरियड का कोई अंडा मौजूद नहीं, तो हम कैसे कहें कि एमनियोट उस समय आया? बताओ। तो बहस तो वकील बहस कर सकता है जज साहब से, भाई कोई सबूत ही नहीं, अंडा है, फॉसिल मिला ही नहीं। लेकिन साइंटिस्ट तो बोलेंगे कि नहीं मिला, तो फिर एनिमल कैसे आया? अंडा का फॉसिलाइजेशन होना मुश्किल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। Okay, which is not surprising given how delicate they are. Thus, it is yet possible to say when the amniotic egg evolved, although it must have existed in last common ancestor of the living amniotes, which all have amniotic eggs. ठीक है, सब के पास एमनियोटिक होगा, इसके लिविंग जो एंसेस्टर थे, ऐसी कल्प उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया। Based on where their fossils have been found, the earliest amniote लिव्ड इन, जो इसके सबसे पुराने फॉसिल मिले हैं अभी तक अर्ली एमनियोट्स की। हम रेप्टिलिया में अभी घुसे नहीं हैं, अभी एमनियोटा में ही, एमनियोट्स का ही हम चर्चा कर रहे हैं, यहीं पर हैं अभी। और इसका फॉसिल जो अभी तक रिकॉर्ड मिला है, अर्लीस्ट फॉसिल, उसके आधार पर, जिस जगह पर मिला वो फॉसिल, वो जगह के आधार पर हम समझे कि ये दे वर लिविंग इन वार्म moist environment as did the first tetrapods. जहां फर्स्ट टेट्रापोड रह रहे थे वो भी इसी जगह रह रहा था। Over time, however, early amniotes expanded into a wide range of new environments.
धीरे धीरे वो अब जमीन पर आएगा तो जमीन पर तो बहुत तरह का पहाड़ है, जंगल है, समुंदर है, रेगिस्तान है, ओके, गड्ढा है, ऊपर बहुत तरह का फीचर्स है ऑनलाइन। ओके, ओशियन में तो मोर और लेस एक ही तरह का फीचर है कि मरीन वाटर है, सलाइन वाटर है, एंड द वाटर इज एवरीवेयर। बट ऑन लैंड देयर मे बी फॉरेस्ट, rivers, fresh water, mountain, deserts. There are different conditions there on the earth, land. So the earliest okay, तो इस सब का different environment में सब गए, adapt हुए. The earliest ammonite were small and hard and had sharp teeth, a sign that they were predators. ये लग रहा होगा कि गिरगिट जैसा है, लेकिन ये early amniotes है. Artistic reconstruction of the Hylonomus, an early amniote about 25 centimeter long. This species lived 310 million years ago. Silurian period में ये था. And probably ate insects and other small invertebrates. कीड़ा मकोड़ा खाता होगा. Later groups also included herbivores, as evidenced by their grinding teeth and other features. तो एक तो इस टाइप का भी हमको फॉसिल मिला है अर्ली एमनियोट्स का, और हमको कुछ हर्बीवोर मिले हैं. अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कौन वाले हर्बीवोर, पैरा रेप्टाइल्स. ये वाले देखने में तो लग रहा है चौपाया जानवर जैसा, मैमल जैसा, लेकिन ये मैमल नहीं, रेप्टाइल है, पैरा रेप्टाइल है. इसके पास 4 पैर थे और ऊपर में स्किन का प्लेट्स था इसके पास, और ये अंडा देता था. तो ये वाले हर्बीवोर्स भी साथ ही साथ डेवलप हुए, उनके पास ग्राइंडिंग टीथ था. हम कैसे जाने कि वो घास फूस खाता था? ये वाले तो कीड़ा मकोड़ा खाते थे, ये कार्निवोरस था, बट ये पैरा रेप्टाइल जो था हर्बीवोर था. कैसे जाने हम खाते तो देखे नहीं, उसी समय एक्सटिंक्ट हो गया ना, मर गया, आज तो है नहीं, तो कैसे गए कि हर्बीवोर था? इसका दांत देखा, जब दांत का स्टडी किया गया तो ये उससे पता लगा कि इसके पास ये हर्बीवोर, ये प्लांट ही खा सकता है. कैनाइन्स वर नॉट दैट मच डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग, और इसमें इसका टीथ जो था वो उस टाइप का था, कार्निवोरस डाइट के टाइप का. लेटर ग्रुप्स. ओके, तो ये देखिए अब हम रेप्टिलिया में एंटर करेंगे. लेकिन रेप्टिलिया में एंटर करने हाँ, रेप्टिलिया में एंटर करेंगे. पहले रेप्टिलिया का आपको हम पहले वाले जो रेप्टिलिया थे जैसे पैरा रेप्टाइल्स है, इसके बाद भी और कुछ है रेप्टिलिया के अर्लियर रेप्टाइल्स, वो सब भी हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले अभी हम उसके पहले प्रॉपर रेप्टिलिया क्लास को पढ़ लेंगे, तब आपको कोरिलेट करने में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सटिंक्ट हो गया. तो सबको हम लोग देख लेते हैं रेप्टिलिया क्लास को, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस प्लेस, और यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे. और ये रेप्टिलिया क्लास को थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं, और ये इस नोट को ध्यान से आप लोग, मैं एंड में जैसे ही खत्म होगा ना मैं नोट दूंगा, तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है. ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ रेप्टिलिया. देखिए रेप्टिलिया में हम बता ही दिए थे आपको 6 सब क्लास है, और उसके फिर ये दीज आर डिफरेंट ऑर्डर्स. तो उसको हम 1 by 1 देखेंगे. पहले उसके पहले आपको स्कल टाइप्स पढ़ाना पड़ेगा, तब आप समझोगे इसको. ऐसा करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हम एट वन टाइम खत्म करना चाहते हैं. क्या चाहते हो आप? अभी शुरू करेंगे तो फिर आधा घंटा में तो खत्म होगा नहीं ये. इसमें हम ब्रेक नहीं लेते. तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम टॉपिक को शिफ्ट करते हैं. यहां से शुरू करेंगे रेप्टाइल. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ठीक है, क्लास Yes, sir. characters and classification of reptilia, different skull types I will teach, और उसके बाद जनरल characteristics of the reptilia up to order आपको ये मैं बताऊंगा. तो इसके लिए पूरा हम एक बार में खत्म होते, अभी ब्रेक तोड़ के नहीं. ठीक है, तो 1
1 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगा मैं शाम को, दिन भर तो ऑफिस रहेगा आज चूंकि छुट्टी है अंबेडकर जयंती का, लेकिन हम लोगों की छुट्टी नहीं है। इवैल्यूएशन सेंटर पर हम लोग को जाना ही है कॉपी चेक करने, तो हम वहाँ रहेंगे। शाम को आऊँगा, फिर मैं क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 6 o'clock। ओके, ओके ओके 6 o'clock आप लोग Okay, ओके sir. सर। रेडी रहोगे, तैयार रहोगे क्लास के लिए? यस सर। सर। चलिए, ओके, 6 o'clock we will meet and finish this reptilia. Okay, ओके सर। Okay, sir. थैंक यू सर। bye bye.